नमस्कार, मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम बिग डिबेट लेकर। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कल यानी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीते दिन चुनाव प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी के नाम ही रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने लिए वोट मांगने से ज्यादा मोदी को काउंटर करने में मसरूफ दिखी और शायद बीजेपी भी यही चाहती थी। बहरहाल, देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और अंतिम फैसला मतदाता के हाथ में है। देखना दिलचस्प होगा कि जब ईवीएम खुलेगी तब किसके हाथ क्या लगेगा। आज हम दूसरे चरण की 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की हालात का जायजा लेंगे। दोनों पक्षों के कुछ खास मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में वोट डाले जाएंगे। बीते 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार थमने से पहले इन सीटों से जुड़े क्षेत्रों में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार के लिए सिर्फ एक चेहरे पर दांव खेला है और वो चेहरा खुद पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार में एक खास बात यह भी है कि वो जहां-जहां अपनी सभाएं करते हैं वहां वो खुद को बड़ी आसानी से लोकल कनेक्ट कर लेते हैं। मैं बैतूल की पवित्र धरती से मां नर्मदा और ताप्ती को प्रणाम करता हूं। हमारा हरदा तो देश और एमपी की हृदय स्थली है और हृदय से मिला आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए जहां भी जाते हैं भारी भीड़ जुटा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपनी संबोधन कला से जनता को ताली बजाने और बीजेपी के पक्ष में नारे लगाने पर मजबूर कर देते हैं। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार लेकिन इसके ठीक उलट कांग्रेस नेताओं का ज्यादातर समय मोदी के बयानों को काउंटर करने में ही निकल जाता है। हमने कहा 5 गारंटियां आपने दी थी, वो किसानों से 2700 के गेहूं की बात, 3100 के धान की बात, बहनों को 3000 देने की बात, उज्ज्वला के 450 का गैस सिलेंडर और एक आवास। इसका प्रधानमंत्री जी 3 बार सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री बताए शो करने से पहले मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती। अब एक नजर उन प्रत्याशियों पर जो 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। खजुराहो में बीजेपी से मौजूदा सांसद वीडी शर्मा का मुकाबला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति से है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी से वीरेंद्र कुमार खटी तो पंकज अहिरवार को कांग्रेस से टिकट मिला है। सतना लोकसभा सीट पर बीजेपी से 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में है तो कांग्रेस ने एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया है। रीवा लोकसभा में बीजेपी के जनार्दन मिश्रा को दूसरी बार टिकट दिया गया है तो बीजेपी विधायक रही नीलम अभय मिश्रा को इस बार कांग्रेस ने उतारा है। होशंगाबाद में संजय शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार है तो किसान नेता दर्शन सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया है, जबकि दमोह में बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी का मुकाबला कांग्रेस के तरबर सिंह लोधी से होगा। कांग्रेस का मुकाबला हर बार की तरह ही चिरविरोधी बीजेपी से है, लेकिन इस बार कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी से मुद्दों पर निपटना पड़ रहा है बल्कि वो भीतर घात से भी जूझ रही है। दूसरे चरण में कांग्रेस के आला नेताओं ने भी मध्य प्रदेश से दूरी बनाकर रखी तो सवाल उठता है कि क्या एमपी में बिखरा बिखरा सा विपक्ष बीजेपी की सधी हुई रणनीति का मुकाबला कर भी पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आगे चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता जी के पास। अजय धवले जी, आपको आवाज आ रही है? अजय जी, अजय जी जी आवाज आ रही जी। अजय जी, सवाल यह है कि जिस तरह से इस बार देखने में आया है कि मोदी जी के लगातार दौरे देखा जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में उनने बिल्कुल एक गढ़ बना के रखा हुआ है। उनने कई नैरेटिव यहां पर सेट किए हुए हैं।
तो क्या उम्मीद लग रही है कल के जो वोटिंग होगी, क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के समय की मध्य प्रदेश को जो गारंटी दी थी, मध्य प्रदेश ने उस गारंटी को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बहुमत दिया था। 49% वोट शेयर के साथ में 163 सीटें दी थी। निश्चित तौर पर ये उसी बहुमत का और उसी मैंडेट का जिसमें हमने एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, जिसे स्थापित किया था, उसी का एक्सटेंशन होने जा रहा है। पहले जो फर्स्ट फेज में 6 सीटें हुई हैं और कल जो इन सीटों पे जिससे मतदान होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त सरकार फिर से वापस आने के लिए इन जो दोनों फेज की सीटें हैं, ये उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हम जो विजय की माला पहनाने वाले हैं, इसमें ये सीटें भी उसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है। एक दूसरी तरफ आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री जी आज मध्य प्रदेश में फिर से मुरैना में थे, कल सागर में थे, बैतूल के हरदा में थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की जनता से उनका अभूतपूर्व जो सीए हैं, वो सीए आपको उनकी रैलियों से जो मध्य प्रदेश की जनता से कनेक्ट करते हैं, सामने स्तर पे वहां की जनता से जो संवाद करते हैं, निश्चित तौर पर लगता है कि एक व्यक्ति जिसका लगभग 20 वर्षों का प्रचारक जीवन रहा है, फिर 20 वर्षों का एक मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन रहा है, निश्चित तौर पर यह सारा एक ऐसा जीवन है जो बेदाग जीवन है, जिसने देश को समझा है, देश को जिया है, जो कहते हैं हमेशा कि उनके शरीर के कण कण में और जीवन के चंचल में देशवासियों के लिए कुछ अच्छा करने की। जी अजय जी, बिल्कुल आपने कहा कि जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, लगातार वो अपना लोकल कनेक्ट भी करते हैं, लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं। इससे पहले चरण में भी लगातार उनकी जबलपुर और आसपास पूरे इलाकों में भी वहां पर सभाएं हुई थी। नीलाभ जी, दूसरे चरण की तैयारी को लेकर यदि बात करें तो इस बार जो है जो बड़े नेता हैं वो ये कहा है कि मैदान से गायब रहे कम से कम मध्य प्रदेश में। आज खुद मैं स्वयं एयरपोर्ट में था, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, सचिन पायलट जी जो राजस्थान से आते हैं, सचिन यादव जी, जीतू पटवारी जी, सभी लगातार सब जगह दौरे कर रहे हैं। मैं स्वयं गया था एयरपोर्ट छोड़ने, उन्हें चापर से लोग गए, लगातार दौरे हो रहे हैं। सभी नेता अपने काम में लगे हुए हैं, सबको अपना कार्य क्षेत्र दे रखा है। दिग्विजय सिंह जी अपने काम में है, कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, सभी को एक काम दिया हुआ था। एक तरह का भ्रम का वातावरण बनाया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आप देखिए स्ट्रेटेजी क्या है जी, ये विषयों पर बात नहीं कर रहा है, न महंगाई पे बात हो रही, न बेरोजगारी पर बात हो रही, न किसानों पर बात हो रही, न महिला सुरक्षा पर बात हो रही। ये चुनाव कैसे लड़ रहा है? कहीं मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कहीं झूठा भ्रम फैलाते कि आपकी संपत्ति कांग्रेस ले लेगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम का वातावरण फैला रही, क्योंकि इनकी उपलब्धियां नहीं। ये मोदी जी की गारंटी का झंडा लेकर चले गए बाजार में, जनता के बीच में। जनता पूछती पुरानी भाई गारंटी उसकी मानी जाती है, इसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई है। जनता पूछती है कि प्रतिवर्ष आपने 2 करोड़ नौकरी देने का कहा था, उसका क्या हुआ? आपने अभी सदन में 2023 में बताया है कि हम 25 करोड़ नौकरी देने वाले थे, लेकिन महज 1 करोड़ 7 लाख नौकरी दे पाए। उन ऊंट की उम्मीद जीरे के बराबर है। जनता पूछती है हवाई चप्पल पहनने वालों को आपने हवाई जहाज घुमाने का वादा किया था। किसान पूछता आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, उसका लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उसके रास्ते में किले बिछा रहे हैं। महिला सुरक्षा की आप मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है, बलात्कार उनके साथ हो रहा है, पदक लाने वाली बच्चियों का यौन उत्पीड़न आपके ही सांसद कर रहे हैं, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते, आप मंगलसूत्र पे बात करते हैं। अरे मंगलसूत्र की बात आप क्या जानो? वो पुलवामा की शहीद सैनिकों की दुआ है, बोलती हमारा क्या कसूर था, ये आरडीएक्स आया कहां से, ये मंगलसूत्र। चलिए नीलाभ जी, आपने बहुत सारे ऐसी बात जी नीलाभ जी, आपने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो मुद्दे जिसका जवाब हम लेते हैं। जी धवल जी से इसका जवाब देते हैं, उससे पहले देवदत्त जी एक सवाल ये है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में मैदान में है, या जिस तरह से लोकल कनेक्ट की बात अभी हो रही थी कि किस तरह से मोदी एकदम लोकल कनेक्ट कर लेते हैं, उसका असर क्या लगता है आपको कि वो असर देखने को मिलेगा? देखिए जिस तरह की परिस्थितियां हैं जी, अभी विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, उसके बाद शुरुआत से भाजपा ने जिस तरह साइकोलॉजिकल एक दबाव बनाया 400 पार का, उसके बाद तो लग रहा था कि एकदम मुकाबला एक तरफा होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, और खासकर प्रथम चरण में जब 6 सीटों पर मतदान हुआ जी, मतदान प्रतिशत कम हुआ,
ये सबसे बड़ी चुनौती थी जो भाजपा और कांग्रेस के पास के सबके दावे रहते हैं कि हमारे बूथ पे प्रभारी है, हमारे आधा पन्ना पेज प्रभारी है जी। तो लेकिन वो वोट नहीं डलवा पाए। 56% सीधी में वोट पड़ा, सब जगह 6 लोकसभा सीट में वोट प्रतिशत कम हुआ। तो इसके बाद अब दूसरे चरण में चुनौती बढ़ गई है कि यदि हमारा प्रभाव है, हमारे प्रति जुनून है, आकर्षण है, तो वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। तो एक जो अब परिणाम आने के पहले जो टेस्ट लगाए जाते हैं, या तो सभाओं में भीड़ हो, रोड शो में भीड़ हो, या फिर मतदान में सुबह से ही लंबी कतारें लग जाएं, तो या तो किसी के प्रति जुनून या परिवर्तन के प्रति, तो जिस तरह का नीरस वातावरण लोकसभा चुनाव में बना हुआ है जी। तो सेकंड चरण का जो मतदान कल होना है 6 लोकसभा सीटों पर, उसमें सबसे बड़ी चुनौती हो गई राजनीतिक दलों के पास कि मतदान केंद्र तक मतदाता को ले जाएं, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज पड़ने लगी है। तो अब ये आपने बहुत दुविजा, आपने कई चीजें उठाई हैं, कम से कम 2-3 मुद्दे ऐसे उठाए हैं। एक तो कि किस तरह से लगातार ये देखा जाए कि यदि जीत रहे हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है, लगातार उनके जो स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि आखिर क्या वो मजबूत करने के लिए, आखिर चूंकि जीत का पिछले बार भी लगातार जीते थे, एक सीट छोड़ के बाकी पूरी 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली हुई थी। तो सवाल ये है अजय जी कि लगता है आपको कि क्या सिर्फ कोई ऐसा संशय है, अभी ऐसा कई सीटों में लगातार मोदी जी के दौरे लगातार चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, कल देखा लगातार उनके हरदा में, सागर में और सभी जगह दौरे थे, तो कहीं ना कहीं संशय वाली बात भी है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो कुछ परिणाम और कुछ हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस के लिए थोड़ा सा माइलेज लेने की जो कांग्रेस प्रयत्न कर रही है कि आज देश में अनेकों मुद्दे हैं जिनकी बात सुनने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का अगर किसी एक रैली का भाषण आप सुनोगे तो निश्चित तौर पर वो देश में विगत 10 वर्षों में क्या काम हुआ है, 25 वर्षों में क्या करने वाले हैं, और देश की जनता से एक वोट की अपील, इस सारा उनके भाषण में समाहित होता है। आप देखेंगे एक ऐसा जननेता जो देश की जनता से सीधे तौर पर संवाद करता है। आज कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली है, वहां के युवराज की प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रही है, ये भी देखने के लिए हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। रही बात आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज, तो मुझे लगता है देश की जनता ये देखती है कि उसे किसे वोट करना है, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट करने वाला व्यक्ति है या देश की जो वो तो निर्धारित है, लेकिन जो विपक्ष जिसको विपक्ष को जिसे वोट देना है, क्या विपक्ष सबसे ऊपर को निकाल पा रहा है? क्योंकि आज देखिए विपक्ष देश में अप्रासंगिक अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा इनका मैनिफेस्टो उठा के घोषणा की। मैनिफेस्टो में ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल करने की बात कर रही है, फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज में भी स्पेशली मुस्लिम के लिए वो कह रहे थे 20% वोट का प्रोटेक्शन हम करेंगे। तो ऐसे अनेक विरोधाभास विपक्ष के साथ में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग जो उनका वोटर है वो आज संभ्रम में है कि ऐसे जिनके हम कोर वोटर थे उनको चुनना या नहीं चुनना। तो मूलतः यह देखना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो लोग हैं, राष्ट्रवाद के लिए जो लोग लगे हैं, देश की जनाकांक्षाओं के कल्याण करने वाली सरकार को लोग जो चुनने के लिए वो निश्चित तौर पर बाहर निकल रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं। और तीसरे देश की आप देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश की जनता की अपील है कि आपको चुनना बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस सरकार ने 10 वर्ष तक गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्य किए, और एक ऐसी सरकार जो 50 वर्ष तक की शासन में रही है, गरीबी हटाने का जिन्होंने सिर्फ नारा दिया है, आज फिर से आप उनके मैनिफेस्टो को देखिए, उनके नेताओं के बयान सुने तो आपको दिखता है कि तुष्टीकरण की राजनीति से ये किस तरह से ग्रसित थे। इनको कैसे लगता था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपने पक्ष में करने से ही देश में चुनाव जीते जाते हैं, तो उनको चुनने का और एक ऐसी अच्छी सरकार चुनने का ये विषय। चलिए अजय जी, आपने अपनी बात रखी है। नीलाभ जी से एक सवाल ये है कि आप मुद्दों की बात कर रहे थे, किस तरह से बीजेपी जो है मुद्दों को भटका रही है, क्या कांग्रेस अपने मुद्दों को रख पा रही है? जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, बाकी जो मुद्दे हैं, किस तरह से जनता के बीच में रख रही? देखिए, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, हमने न्याय यात्रा निकाली, ये यात्रा थी, लेकिन उसके बाद हमने जनता के बीच जाकर जो हमारा मैनिफेस्टो बना है, हमें पता है जनता की समस्या क्या है। देखिए, हम शुरू से ही विषयों पर बात कर रहे हैं, कहीं भटकाने वाली बात नहीं कर रहे हैं।
हमें पता है कि दौर कैसा चल रहा है। देश की 48% संपत्ति महज 1% लोगों के पास है। आर्थिक असमानता का दौर चल रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, महंगाई चरम पर होती जा रही है, युवा आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, महिला असुरक्षित है, किसान परेशान है, पूरा देश हाहाकार कर रहा है। हम विषयों पर ही बात कर रहे हैं, भटकाने वाले मुद्दे भारतीय जनता पार्टी करती। आप बताइए, मंगलसूत्र कोई मुद्दा है? मोदी जी के भाषण आप सुने, 80 से 90% भाषण सिर्फ कांग्रेस को कोसना, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी किसी को नहीं छोड़ते, कोई विषयों पर बात नहीं करते, अपनी कोई उपलब्धि नहीं बताते, क्या करेंगे ये नहीं बताते। मोदी जी गारंटी का झंडा लेके निकल गए, इनके भाषण आप सुनिए, सिवा कांग्रेस को कोसने का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं। धवले जी, ये बताएं कि लगातार मुद्दों की बात न करके विषय को भटका रहे हैं, जिस तरह से मंगलसूत्र की बात है या दूसरी जो बातें लगातार नीलाभ जी उठा रहे थे, उसका जवाब जरूर दीजिए कि मुद्दे आखिर कहां चले जाते हैं चुनाव के दौरान। जी, तो मुझे लगता है नीलाभ जी से यह प्रश्न होना चाहिए कि आर्थिक सर्वे की बात किसने करी। अगर हम चुन के आते हैं तो देश में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे करेंगे, किसके पास कितनी संपत्ति, इसका सर्वे करेंगे। ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। फिर इनके बड़े नेता जो इनका सलाहकार भी राहुल गांधी जी के और उनके पूज्य पिताजी के भी सलाहकार रहे टॉम पिट्रोडा, उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए और 55% तक लगना चाहिए। ये किसने कहा? आपको लगता है कि ये देश की संख्या के समक्ष रखना नहीं चाहिए कि आप चुन के आएंगे तो आप कह रहे हैं कि देश की संपत्ति किसके पास कितनी संपत्ति, इसका सर्वे कराएंगे और फिर उसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आप मंगलसूत्र क्या, देश के महिलाओं के पास में उनकी संपत्ति क्या होती है? महिलाओं के पास में संपत्ति उनका जो सोना है या उनके जो ज्वेलरी है, ये उनकी संपत्ति है। चलिए इसका जवाब हम नीलाभ जी से लेंगे। देवदत्त जी, आपसे एक सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस बार जो पहले चरण में देखा विकास, मोदी का विकास की जो बातें हो रही थी, या हम बाकी मुद्दों पे भी बात कर रहे थे, लेकिन इस बार जैसे जैसे जो नैरेशन सेट होते हैं, हर दिन नैरेशन सेट होने की बात जो आरोप नीलाभ जी भी लगा रहे थे, क्या लगता है कि एकदम मुद्दे बदल गए हैं जैसे ही दूसरा चरण आया है? देखिए, अनुभव के आधार पर ही कोई भी काम आगे बढ़ता है जी। तो प्रथम चरण में जिस तरह से मतदान कम हुआ जी, उसके बाद रणनीति बदली है दलों ने और पूरा फोकस अब सेकंड चरण में मतदान बढ़ाने का तो है ही, लेकिन वो मुद्दे भी और आकर्षक बनाने के लिए, जिससे मतदाता घर से निकले सुबह से कि हमें वोट डालने जाना है और कितना जरूरी है वोट डालने जाने के लिए, ये भाव पैदा करने की कोशिशें अब हो रही हैं। तो किस तरह के जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर भी बढ़ेंगे, मुद्दों पर इस तरह की बहस छिड़ेगी। वास्तव में चुनाव जिन मुद्दों पर होना चाहिए उन पर कब लौटेगा ये देखना होगा। अभी तो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, खासकर मतदाता के लिए, वो जो देश के लिए चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार रहे या आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ध्यान से सुने कि क्या कह रहे हैं लोग, क्या इनके कहने का आशय है, क्या इनके संकल्प पत्र में, क्या इनके घोषणा पत्र में, और किस तरह की सभाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है बड़ा बिल्कुल आपने सही बात कही है। किस तरह से वोटिंग तो बढ़ाने की बात है ही, मुद्दे क्या होंगे, या कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा पा रही है, या बीजेपी जिन नैरेटिव को सेट कर रही है, हर दिन मोदी जी कर रहे हैं, उसके जवाब के पीछे पड़ी हुई है। नीलाभ जी, सवाल ये है, क्या जैसे यदि हम खजुराहो की बात करें तो वीडी शर्मा के अगेंस्ट में कोई ऐसा बड़ा आप प्रत्याशी नहीं उतार पाए, आपके गठबंधन की कोई उतार नहीं पाए, या ये कहा जाए कि यदि सुरेश पचौरी यदि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो आपको लगता है कि वहां से भी आपको क्या होशंगाबाद में नुकसान होगा? ये सवाल हम बीजेपी जी निश्चित रूप से जो भाजपा में गए हैं, वो जो खादी नीचे खाकी पहनते थे, उससे कांग्रेस पार्टी डिटॉक्स हुई है, बल्कि उससे फायदा होगा। देखिए, शरीर से आपको बीमारी जाती है, कीटाणु जाते हैं, तो शरीर स्वस्थ होता, नई ऊर्जा नए जोश से बढ़ता है। तो कांग्रेस को उससे फायदा, नुकसान नहीं हुआ है। तो दूसरी बात मैं आप बताऊं, मैं फिर विषय पे आ रहा हूं। मेरे भाजपा के मित्र बोल रहे थे किस तरह झूठ और भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस तो आपकी संपत्ति लेके गरीबों को बांट देगी, आपका सोना बांट देगी। अरे हम तो उस पार्टी के लोग हैं, आनंद भवन तरीके अरबों की संपत्ति देश के लिए, जहां जवाहरलाल नेहरू पले बड़े जीवन गुजारा, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आनंद भवन तरीके की संपत्ति दे दी गई। इंदिरा गांधी ने अपने गहने, अपना मंगलसूत्र चाइना वार के समय सेना को समर्पित कर दिया। अरे आप किस मंगलसूत्र की बातें करते हैं आप? पुलवामा की शहीद महिलाएं, शहीदों की पत्नियां पूछ रही है उनके मंगलसूत्र की क्या गलती थी, कि आरडीएक्स कहां से आया?
ये मणिपुर की महिलाएं भी पूछ रही है। चलिए, आपने ये सवाल नीलाभ जी 2-3 बार ये सवाल पूछा, इसका जवाब मैं ले लेता हूं अजय जी से, क्या लगा इसका जवाब दीजिए। जी, किसानों की क्या गलती थी? आपने एक ही सवाल 2-3 बार किए हैं, मैं लगातार पूछता हूं अजय जी। इनके पास जवाब नहीं, जी जवाब लेते हैं जी। उन किसानों, उन शहीद किसानों की पत्नियों में क्या मैनिफेस्टो में इकोनॉमी और फाइनेंशियल सर्वे की बात नहीं है। उतार दिया गया। आपके मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे की बात नहीं है। आपके नेता राहुल गांधी जी ने फाइनेंशियल सर्वे की बात नहीं की है। आप क्या फाइनेंशियल सर्वे की बात का खंडन करते हैं? फाइनेंशियल सर्वे मतलब, मेरी बात सुनिए, हमारी यात्रा में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और न्यायिक फाइनेंशियल न्याय सर्वे सबको मिलना चाहिए। फाइनेंशियल सर्वे मतलब देश का आप भ्रमित कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं। कहीं नहीं कहा गया है कि संपत्ति छीन के गरीबों को बांट दी जाएगी, नहीं। आज ये नहीं किया गया। जिस तरह अमीरों का कर्ज माफ करते हैं, हम चाहते हैं गरीबों का भी कर्ज माफ हो। जिस तरह हम अमीरों को बड़े बड़े उद्योगपति को सहयोग देते हैं उनके व्यापार व्यवसाय में, हम चाहते हैं उन गरीबों को भी सहयोग मिले, उन किसानों को भी सहयोग मिले, उन युवाओं को भी सहयोग मिले, ताकि कोई आर्थिक। चलिए, ऐसे में ना आपके सवाल का जवाब आएगा नीलाभ जी। अजय जी ये बताएं कि चूंकि चर्चा हम इस बात पे कर रहे हैं कि आखिर जो कल 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यह कहा जाए कि खासतौर से विंध्य की बात कर लें, यदि थोड़ी सी त्रिकोणी एक मुकाबला वहां बना हुआ है सतना रीवा में, देखा जाए तो बीजेपी क्या तैयार है उस पूरे मुकाबले में? किस तरह की जीत वहां मिल सकती है? जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की आधारित राजनीति करती है। देश में 10 वर्षों में जो विकास के जितने काम हुए, उन कामों को आज देश की जनता के समक्ष रखा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि 25 वर्षों के जो विकसित भारत का संकल्प किया 2045 तक के देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प वो देश की जनता के समक्ष है। आप हम देखेंगे, हमारा संकल्प पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव हेतु जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसका लोकार्पण किया है, तो उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने इस देश को विश्व बंधु बनाने की बात कर रहे हैं। इस देश में आगे दौरान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीब कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के जितने भी काम किए उनको देश की जनता के समक्ष रखे। चाहे रीवा की बात हो या सतना, इन सारी सीटों पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लाभार्थियों की संख्या आप देखिए, निश्चित तौर पर आपको आकलन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सारी सीटों पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट के साथ में विजय प्राप्त करने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। जवाब एक छोटा सा जवाब हम देवदत्त जी से भी ले लेते हैं। देवदत्त जी ये बताएं कि जिस तरह से बात अभी कर रहे थे, विंध्य इलाके की बात कर रहे हैं, सतना रीवा की, वहां पर त्रिकोणी संघर्ष बिल्कुल लग रहा है कि वहां पर जिस तरह से बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं कुछ न कुछ नुकसान किसका आखिर करेंगे और आखिर वहां पर कैसी स्थिति उभर के आएगी? क्या मार्जिन कम होंगे या कुछ वहां पे उलटफेर हो सकता है? क्या आपका एनालिसिस है इस समय? देखिए, विंध्य की राजनीति प्रायः उलटफेर की राजनीति रही है। जहां अर्जुन सिंह को भी चुनाव हरा दिया जी, तो सुखलाल कुशवाहा, उनके बेटे जो सिद्धार्थ कुशवाहा है जी, उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में सांसद गणेश सिंह को हराया और अब उनका मुकाबला है वहाँ। तो एक जो रीवा और सतना दोनों लगे हुए लोकसभा क्षेत्र हैं, तो जो ब्राह्मण कुशवाहा वहाँ जो समीकरण चल रहा है, विंध्य की राजनीति उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा है, तो जातीय मुद्दों पर कई बार ऐसा मतदान होता है कि आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं जी। तो यही बुंदेलखंड का जो इलाका है, चंबल का इलाका जो यूपी से लगा हुआ, तो यहाँ कई बार राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय लोकल इशू या वो जो जातीय मुद्दे उभार आ जाते हैं। तो यही वहाँ पर है कि इस बार जो जातीय समीकरण है कि ब्राह्मण कुशवाहा का गठजोड़ हो रहा है सतना में, रीवा में, तो ये क्या गुल खिलाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अभी राष्ट्रीय मुद्दों हैं उनकी बजाय स्थानीय मुद्दों की जिस तरह से चर्चा चल रही है, तो मुझे लगता है कि विंध्य ने जैसे 2018 में उलटफेर किया कि कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, सभी सीटें भाजपा को दे दी विंध्य ने, और अजय सिंह भी चुरहट से चुनाव हार गए। इस बार फिर उन्होंने ऐसा किया कि गणेश सिंह, जिनका मंत्री और उन्होंने तो कुछ क्षेत्र में मुख्यमंत्री बनने तक का नाम चलाया था, वो विधानसभा का चुनाव हार गए। तो बड़ा जुनूनी मतदाता, बड़ा उलटफेर करने वाला मतदाता, और अब आज जो हवा उनकी बनेगी, जो बैठकें होंगी जो चौपालों पर, वो क्या किस तरह के समीकरण बनते हैं, जातीय मुद्दों पर चुनाव जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है विंध्य की राजनीति के परिणाम। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि विकास की बात या मुद्दों की बात के अलावा कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर जाति समीकरण या जाति मुद्दों पर भी
जो वोटिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीलाभ जी, आपको लगता है कि आपको इस पूरे 6 सीटों पे, चूंकि पिछले बार देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष पाले में थी पूरी की पूरी सीटें, और जो विधानसभा के जो अभी 4 महीने पहले भी जो आंकड़े आए थे उसमें भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास सीटें हैं नहीं है, तो आप लोग किस तरह का एनालिसिस, आप क्या मानते हैं कि वहां पर किन मुद्दों के आधार पर विंध्य में आप आगे आ पाएंगे? बात है, साम दाम दंड भेद करके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, और सीधा आरोप लगा रहा हूं मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उससे मुद्दे गौण नहीं हो जाते। जनता समझ चुकी है, जनता विषयों पर बात करना चाहती, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मैंने आपसे फिर रिपीट करा, मोदी जी ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, एक तरह घबराहट और छटपटाहट का माहौल, वो कई विषयों पर बात नहीं कर रहे। मेरे भाजपा के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, केक की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है। जो भी योजना है आपकी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना, ये केक की रिपोर्ट है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, इसकी बंदरबाट हो रही है। 370 योजना, टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है। भाजपा के मित्रों को स्पष्ट कर दो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे रिपोर्ट करी है, 370 योजना मध्य प्रदेश की बंद होने के कगार में। जो इन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, इसमें युवाओं से जुड़ी योजना, किसानों से जुड़ी योजना, चलिए समय हो रहा है नीलाभ जी, छोटा सा जवाब अजय जी से भी ले लेते हैं कि इन 6 सीटों पर किस तरह की किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है, क्योंकि 6 सीटें आपके पास थी। क्या लगता है आपको वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से अंतर बढ़ा पाएंगे या कम होगा? किस तरह का आप लोगों का आकलन चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एमपी के मन में मोदी है। कल जिन 6 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उन सारी सीटों पे भी यह स्थापित हो जाएगा कि एमपी के मन में फिर से मोदी है, और तीसरी बार फिर से एक बार मोदी सरकार वापस आ रही है। नीलाभ जी, जिन बातों की आज विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन कर ले तो आपको जनता विषयों पर बात करना चाहती है। प्रदेश की जनता ने इतना मैंडेट दे दिया है, बार बार आप यही मुद्दे उठाए। चलिए आपने अपनी बात रखी है अजय जी, आप लगातार कह रहे हैं कि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का लगातार आरोप है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कल वोटिंग परसेंटेज क्या होगा कल की वोटिंग में, उस आधार पर भी बहुत सारे आकलन या जो लोग लगा सकते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।